हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है गणमूल नक्षत्र आश्लेषा। ठीक है, इससे पिछले के एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को गणमूल नक्षत्र अश्विनी के बारे में बताया था, और उससे पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जन्म या आपके पुत्र या पुत्री का जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है या नहीं। इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को व्याख्या की थी, उसको एक्सप्लेन किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी आप जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बता चुका हूँ कि 6 गणमूल नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा। तो इसमें मैंने मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा इसके बारे में ऑलरेडी मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे जो एपिसोड्स हैं मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। लेकिन अश्विनी और अश्लेषा इन दो नक्षत्रों का जो एपिसोड था, क्योंकि इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटीज़ में कुछ इशू थे जिसकी वजह से मुझे उसको प्राइवेट करना पड़ा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के नॉलेज में कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ भी कमी रह जाए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों कि गणमूल नक्षत्र की जो 6 नक्षत्र हैं उनके जो वीडियो हो उसको मैं एक प्लेलिस्ट बना करके उसको एक ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप जब चाहें उसको आराम से एक्सेस कर सके, एक जगह आपको इकट्ठे वो सभी मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज चर्चा करते हैं गणमूल नक्षत्र आश्लेषा की। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि जो आश्लेषा गणमूल नक्षत्र है दोस्तों, वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण आता है। दूसरा पुष्य, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। और तीसरा आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण आते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि गणमूल नक्षत्र का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है। इसको पहचानने का बहुत ही एक ईजी टेक्निक है। राशियों में जो 3 नक्षत्र आ रहे हैं उसमें पहला नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र को देखिए। अगर पहले नक्षत्र के 4 चरण आ गए तो समझ लीजिए कि वहाँ पे एक गणमूल नक्षत्र का फॉर्मेशन होगा। और वो क्या होगा, वहाँ पे गणमूल नक्षत्र का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे एक संधि बनेगा। ठीक है, जहाँ पे भी राशि और नक्षत्र एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे एक संधि का निर्माण होता है, और जहाँ पे भी राशि और नक्षत्र एक साथ समाप्त हो रहे होते हैं वहाँ पे भी एक संधि का निर्माण होता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार संधि को अशुभ माना जाता है। तो अगर पहला नक्षत्र के 4 चरण अगर उस राशि में आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि राशि और नक्षत्र एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का उदय एक साथ हो रहा है। लेकिन तीसरा नक्षत्र यानी लास्ट वाला जो नक्षत्र है, अगर उसके 4 चरण आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि राशि और नक्षत्र की एक साथ समाप्ति हो रही है, दोनों एक साथ अस्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको देखेंगे तो कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र आ गए, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, तो इसमें आश्लेषा जो नक्षत्र है उसके 4 चरण कर्क राशि में आ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसका मतलब हो गया कि कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो रही है, दोनों एक साथ अस्त हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एक संधि का निर्माण होगा। और जहाँ पे भी संधि का निर्माण होगा वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक गणमूल नक्षत्र का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने क्या किया दोस्तों, कर्क राशि का जो सेगमेंट है, जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसको मैंने क्या किया है, राशि चक्र से निकाल करके काट करके यहाँ पे आपको क्या किया है, बड़े आकार में आपको शो कर दिया, बड़ा फिगर बना के शो कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको देखने में समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये राशि चक्र का ही एक सेक्शन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। ठीक है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में मैक्सिमम कितने चरण आ सकते हैं, तो 9 चरण आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उस राशि में सभी 9 चरणों को यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ से कर्क राशि स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कर्क राशि स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है यहाँ से कर्क राशि स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जाकर के जब इसका 9वां चरण खत्म हो रहा है तो कर्क राशि समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो एक चरण है मैंने उसको यहाँ पे दिखाया। जो सबसे पहला स्टार्टिंग नक्षत्र कौन सा है कर्क राशि का, तो पुनर्वसु। पुनर्वसु का सिर्फ एक चरण आ रहा, तो ये जो पहला हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये किसका हो जाएगा दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आ रहे हैं, तो उसका मतलब 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5, यानी ये जो 4 चरण है वो किसके हो गए दोस्तों, वो हो गए पुष्य नक्षत्र के। क्लियर है, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण आ रहे हैं, तो उसके बाद जो बचे 4 चरण हुए, 6 7 8 और 9, ये किसके चरण हो गए दोस्तों, तो ये आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण हो गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों कि कौन से नक्षत्र के कौन से चरण हैं, कहाँ कहाँ मैंने इसको शो किया है। ठीक है, ये चरण बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक जो लिखा हो क्या बता रहा, पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण। ठीक है, या पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण। ठीक है, 1 नंबर जो लिखा है वो पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण बता रहा है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो मैंने लिखा है वो क्या बता रहे हैं, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण बता रहे हैं। आश्लेषा का जो 4 चरण है वो कहाँ से बता रहे हैं, 6 से लेकर के 9 तक, 6 7 8 और 9, 6 7 8 9, ये आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण बता रहे हैं। क्लियर दोस्तों, तो देखिए
अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आ रहे हैं कर्क राशि में, ठीक है। तो इसका मतलब अश्लेषा नक्षत्र का लास्ट चरण कौन सा हुआ, 9 नंबर जहाँ मैंने लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका अश्लेषा नक्षत्र समाप्त हो रहा है और यहाँ पे कर्क राशि भी समाप्त हो रही है। तो उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे एक संधि का निर्माण होगा। क्लियर है दोस्तों। तो वहाँ पे जब एक संधि का निर्माण होगा तो फिर अश्लेषा नक्षत्र को हम क्या बोलेंगे कि एक गंडमूल नक्षत्र है, ठीक है। तो अश्लेषा नक्षत्र किस में आ जाएगा दोस्तों, एक गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ जाएगा। और गंडमूल नक्षत्र का जो दोष लगेगा दोस्तों, वो अश्लेषा नक्षत्र के जो सबसे लास्ट वाला जो चरण है, यानी जो 4th चरण जहाँ पे मैंने 9 लिखा है, 9 नंबर लिखा है, ठीक है, वहाँ पे गंडमूल नक्षत्र का जो दोष होगा वो आपको लगेगा, या बोल सकते हैं आप उसको कि वहाँ पे गंडमूल नक्षत्र का जो दोष है उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का लास्ट चरण जो है वो संधि, यहाँ पे संधि बन रही है दोस्तों, राशि और नक्षत्र यहाँ पे एक साथ समाप्त हो रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि, तो यहाँ पे संधि का निर्माण हो रहा है। इसके सबसे करीब कौन सा है, तो 9 नंबर वाला चरण। 9 नंबर चरण मतलब अश्लेषा नक्षत्र का 4था चरण। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र का दोष जो होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो देखिए अब किस चरण में जातक का जन्म हुआ है उसके अनुसार क्या होगा, जातक पे उस नक्षत्र के चरणों का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कौन से चरण में हुआ है उस चरण के प्रभाव के अनुसार ही जातक के लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। तो अगर अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण कौन सा हुआ दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने 6 लिखा है ना, ये अश्लेषा नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने इसको रेड मार्कर से शो भी किया है। तो जहाँ मैंने 6 नंबर लिखा है ये अश्लेषा नक्षत्र का चरण है। तो अगर इस चरण में अर्थात प्रथम चरण में जन्म हुआ हो जातक का, तो जातक को क्या मिलेगी, शांति और सुख रहेगा। उसका जीवन जो होगा सुखमय होगा, शांतिपूर्ण होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है, जहाँ मैंने 7 नंबर लिखा हो, क्या है, अश्लेषा नक्षत्र का दूसरा चरण है। अगर दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है तो उस केस में क्या होगा, धन का नाश होगा, ठीक है। जातक को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे और उनके जो जातक के जो भाई बहन हैं उसको भी क्या होगा, कष्ट होगा, ठीक है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के कष्ट हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। दूसरे चरण में जन्म लेने से जातक को फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा और उसके जो भाई बहन है उसको भी कष्ट होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के कष्ट हो सकते हैं। अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है जातक का, तीसरा चरण मतलब ये जहाँ पे मैंने 8 नंबर लिखा है, अश्लेषा नक्षत्र का तीसरा चरण, अगर तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है तो जातक के माता को कष्ट होगा, ठीक है। शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो सकता है, ठीक है। अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में, यानी इस चरण में, ठीक है, यहाँ पे दोष का जो इंटेंसिटी होगा दोस्तों वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा। चौथे चरण में अगर दोष हुआ है, चौथे चरण में अगर जातक का जन्म हुआ है तो उस केस में क्या होगा, जातक के पिता को कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा और पिता क्या होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेंगे, यानी आर्थिक क्षति होगी, आर्थिक हानि होगी। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोगों ने देख लिया कि हर चरण में अश्लेषा नक्षत्र के हर चरण में उस में अगर मतलब एक एक इंडिविजुअल चरण में अगर जातक का जन्म हुआ है तो उस चरण के अनुसार ही जातक पर इसका क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अश्लेषा तो आ गया दोस्तों गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में, ठीक है। और दोष का जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में, या यूँ आप बोल सकते हैं कि गंडमूल नक्षत्र का जो दोष का चरण है वो अश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण है, ठीक है। और इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि गंडमूल नक्षत्र का जो दोष का जो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा वो चौथे चरण पर रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको कुछ जो चरण है आपको शुभ भी दिख रहा है, जैसे प्रथम चरण शांति में रहेगा, सुखपूर्ण रहेगा जातक का जीवन, ठीक है, प्रथम चरण, ठीक है। लेकिन उस केस में भी आपको गंडमूल नक्षत्र की शांति पूजा यानी अश्लेषा नक्षत्र की शांति पूजा करना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये कर्क राशि है दोस्तों, ठीक है। ये स्थान जो है वो आपका संधि का स्थान है और कर्क राशि के बाद जो राशि आती है दोस्तों वो क्या है, कर्क राशि के बाद जो राशि आएगी दोस्तों वो होगी आपकी सिंह राशि, ठीक है। कर्क राशि के बाद जो नेक्स्ट राशि होती है दोस्तों वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि जो है दोस्तों वो क्या है, अग्नि तत्व है, ठीक है, फायर एलिमेंट है। और कर्क राशि क्या है दोस्तों, वाटर एलिमेंट है, ठीक है, जल तत्व है। तो कहीं ना कहीं ये जो संधि है जहाँ पे जातक का जन्म हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं दो अपोजिट कैरेक्टर वाले जो राशियां हैं उसके बीच में जातक का जन्म हुआ है, विपरीत परिस्थितियों में जातक का जन्म हुआ है, ठीक है। एक क्या है आपका अग्नि तत्व है, दूसरा क्या है आपका जल तत्व है। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर जातक का जन्म अगर अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो जातक पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी जो उसको बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट रहेगा, ठीक है। सारी उसकी जो इम्यूनिटी रहेगी वो लो रहेगी, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होगा वो उसका वीक होगा, क्लियर है। और स्ट्रगल उसके जीवन में अननेसेसरी आएगा, अननेसेसरी स्ट्रगल जो है उसके जीवन में आता रहेगा, जिसको स्ट्रगल करने का वैसे स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर चौथे चरण में अश्लेषा नक्षत्र का जन्म हुआ है तो ठीक है, और शारीरिक और मानसिक कष्ट तो रहेगा ही रहेगा। फिर
जैसे ही वो जातक क्या होता है दोस्तों, फोर्थ चरण से थर्ड चरण की तरफ जाता है, यानी ये उससे जैसे जैसे दूर जाता है दोस्त के चरण से, तो वैसे वैसे उसका जो ये होता है, उसका जो शारीरिक और मानसिक कष्ट और उसका जो स्ट्रगल का जो ये है, मतलब जो स्ट्रगल करने का जो मात्रा है, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कम होता जाता है। यानी उसका जीवन जो होता है उससे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। सबसे ज़्यादा जो उसको शारीरिक और मानसिक परेशानी जातक को कब होगी, जब उसका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है। क्यों? क्योंकि वो संधि के सबसे नज़दीक है और साथ ही साथ दो राशियों का जो समागम स्थल है, यानी दो ऐसी अपोजिट कैरेक्टर वाली राशियाँ जो एक दूसरे की दुश्मन है, एक फायर एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट है, तो उसके में क्या होगा, उसको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ चरण में होगा तो सबसे ज़्यादा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक है संधि के, ठीक है, और सबसे नज़दीक है दो अपोजिट कैरेक्टर वाली राशियों का जो समागम है उस स्थान के। फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ पे सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, फिर जैसे इससे आकर के थर्ड चरण में आएगा अश्लेषा नक्षत्र के, तो कष्ट क्या होगा, उसका थोड़ा कम होगा। थर्ड से फिर जब आपका सेकंड में आएगा तो क्या होगा, कष्ट और कम होगा। फिर आपका फर्स्ट में जैसे ही आएगा अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, तो कष्ट और कम हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगा दोस्तों, घटता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट तो दोस्तों उसको रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि वो गणमू नक्षत्र की श्रेणी में आ रहा है। भले वो दोष वाले चरण में नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है जो दोष का, वो कहाँ तक जाता है दोस्तों, उसके हर चरण तक जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप श्लेष मात्र भी किसी तरीके के नुकसान की, हानि की गुंजाइश ना रखें। आप गणमू नक्षत्र की शांति पूजा जरूर करवा लें, ताकि पूरे जीवन आप स्वस्थ रह सकें, आपको शारीरिक और मानसिक किसी भी तरीके की कोई भी कष्ट और परेशानी ना हो, आपका जीवन जो है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव जो स्ट्रगल है उससे दूर रहे। क्लियर है दोस्तों? तो ये रीज़न है कि गणमू नक्षत्र की श्रेणी में ही अगर आपका जन्म हो गया तो बोला जाता है कि आप शांति पूजा गणमू नक्षत्र की करवा लीजिए। वो आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे करा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं रहता है कि उनका जन्म गणमू नक्षत्र में हुआ है और आधी ज़िंदगी वो जी चुके रहते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए भी ऐसी मतलब कोई समस्या नहीं है। जब उनको मालूम चल जाए कि हाँ उनका जन्म गणमू नक्षत्र में हुआ है, तो बस उनको देखना है कि वो नक्षत्र की पुनरावृत्ति कब हो रही है। जनरली 27 से 30 दिन के भीतर वो नक्षत्र दोबारा से आता है, तो उस समय आप गणमू नक्षत्र की शांति पूजा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ अच्छी थोड़ी बड़ी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चीली पूजा होती है, ऐसा नहीं है, बड़ी होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए किसी अच्छे विद्वान पंडित से, ब्राह्मण से ही आप इसकी पूजा करवाएं तो बेहतर होगा। नहीं तो आज के डेट में आप जानते हैं कि कितने शॉर्टकट में लोग पूजा करके बस निकल जाते हैं, तो वैसा पूजा का कोई मतलब नहीं है, वैसे पूजा का कोई फल प्राप्ति होगा नहीं। सो इसलिए किसी अच्छे विद्वान पंडित या ब्राह्मण से ही आप उसकी पूजा करवाएं। तो क्लियर है दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है और अश्लेषा नक्षत्र के हर चरण पे उसका कैसा कैसा प्रभाव होता है जातक पे। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।